नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मॉडल पेपर है यह किरण पब्लिकेशन का है दोस्तों। इससे पहले हमने आरडब्ल्यूए का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ यूथ कंपटीशन का भी प्रैक्टिस सेट सुबह में चलता है क्लास। और यह हमारा प्रैक्टिस सेट जो है किरण प्रकाशन का रोज शाम 7 बजे अपलोड किया जाएगा दोस्तों। रोज शाम आपको 7 बजे यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक दोस्तों, रोज शाम जो है 7 बजे। और अगर बात करें दोस्तों, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो यह पीडीएफ है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और यह शाम 7 बजे आपकी क्लास मिलेगी यूट्यूब पे। ठीक, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला शुरू करते हैं। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि एक मिनट दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन है दोस्तों? तो यह मिले हैं आपके भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। भीमबेटका की बात करें दोस्तों, तो यह कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल जो है कोठार, जो अनाज संग्रह करने का स्थान था, कहाँ मिला है? कहाँ से मिला है दोस्तों? हड़प्पा कालीन का जो सभ्यता का विशाल कोठार था जिसमें अनाज संग्रह किया जाता था, वह कहाँ से मिला है? ऑप्शन आपके सामने, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से, रोपण से, या फिर कालीबंगा से। तो अनाज संग्रह करने का जो स्थान मिला है दोस्तों, यह मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, तो इसकी खुदाई कौन किए थे? इसकी खुदाई करने वाले थे राखलदास बनर्जी। कौन थे? राखलदास बनर्जी थे दोस्तों। और कब किए थे? तो 1921 में। कब किए थे? तो 1921 में दोस्तों इसकी खुदाई हुई थी। और बात करें यह किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो जो है यह आपका सिंध नदी के किनारे है। किस नदी के? सिंध नदी के किनारे। और कहाँ है दोस्तों? तो यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में है। पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में। ठीक, एक बार बताइए दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंध नदी के किनारे है। और इसकी खुदाई कब की गई थी? 1921 में। कौन किए थे? राखलदास बनर्जी। वर्तमान समय में कहाँ है? पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली परिवर्तित किया था? कौन मुगल सम्राट था, जो शासक था, अपनी राजधानी आगरा से जो है दिल्ली लाया था? शाहजहां था, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं था। तो शाहजहां जो था दोस्तों, यह अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया था। कौन लाया था? जो दिल्ली राजधानी लाने वाला जो शासक है, शाहजहां है। अपनी राजधानी को दिल्ली में परिवर्तित किया था आगरा से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ से शुरू हुआ था? अंग्रेजों द्वारा जो है प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ से शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ठाणे, चेन्नई से मुंबई, या डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है मुंबई से जो है नागपुर। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। ठीक, इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ से शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, पहली भारतीय रेल लाइन जो शुरू की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ऑप्शन बी हमारा, या दो ऑप्शन सही होगा। कब की गई थी दोस्तों? यह की गई थी 16 अप्रैल 1853 में। 1853 में। उस समय किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन से पुर्तगाली नेता जो है ब्लू वाटर पॉलिसी का शुरुआत किया था? कौन से पुर्तगाली नेता था जो ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था? फ्रांसिस डी अल्मोडा था, या फिर अल्फोसो डी अल्बुकर्क था, या फ्रांसी कैरन था, या फ्रांसीसी मार्टिन था? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला जो पुर्तगाली था दोस्तों, यह फ्रांसिस डी अल्मोडा था। कौन था? फ्रांसिस डी अल्मोडा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा दोस्तों।
यह नौसेना को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, 6ठा नंबर का प्रश्न है। 6ठे नंबर का प्रश्न में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरू होता है यहाँ से प्रश्न 6वें से। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ा लें इसके। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, 1900 में, 1890 में, 1905 में या 1911 में। तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों यह 1905 से की गई थी। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन तीसरा हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि 1905 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था दोस्तों। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू और मुस्लिम एकता का दूत कहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल गफ्फार खां को, शौकत अली को या मौलाना आज़ाद को। तो सरोजिनी नायडू जो है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसे, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 1 मिनट पहले। ठीक, अब अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 8वां नंबर का प्रश्न है कि कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 समूह गरम दल और नरम दल के अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे। इसका कहने का मतलब है कि गरम दल और नरम दल कब एक हुए थे, किस समझौते में, किस अधिवेशन में। ठीक दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है गांधी इरविन समझौता में, लखनऊ समझौता में, कराची समझौता में, लाहौर समझौता में। तो दोस्तों जो गरम दल और नरम दल एक हुए थे यह समझौता था लखनऊ का अधिवेशन। कौन सा था, लखनऊ का अधिवेशन। कब हुआ था दोस्तों, तो 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस समय, तो अंबिका चंद्र मजूमदार थे दोस्तों। कौन थे, अंबिका चंद्र मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 9वां नंबर का प्रश्न है कि गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है। गांधी का जो दांडी मार्च किया गया था किसके संबंध में है, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी मार्च का जो संबंध है दोस्तों यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ऑप्शन बी हमारा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 12 मार्च 1930 में। कब, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। या वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी कौन दिए थे, राजा जी थे, गांधी जी थे, नेहरू थे या फिर M.A. जिन्ना। तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की पदवी दिए थे महात्मा गांधी जी दिए थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 11 नंबर का प्रश्न। तो 11 नंबर का प्रश्न जो है भूगोल से शुरू होता है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे गहरा मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। सबसे गहरा जो मैरियाना गर्त है दोस्तों यह किस सागर में स्थित है, हमसे पूछा था। मैरियाना गर्त जो है किस सागर में, किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर या इनमें से कोई नहीं। तो मैरियाना गर्त दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि 12वां नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है। शीतोष्ण घास के मैदान में सबसे प्रमुख फसल क्या होती है, खजूर, खट्टे फल होते हैं, अनाज या फिर गन्ना होती है। शीतोष्ण घास के मैदान में सबसे प्रमुख जो फसल है यह खट्टे फल होते हैं। क्या, खट्टे फल। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। किस उद्योग पर विभाजन के बाद सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, कागज़ और लोहे पर, कपास और चीनी पर, जूट और कपास पर या फिर इंजीनियरों पर, इंजीनियर और सीमेंट पर। तो इसमें पूछा है दोस्तों, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। कह रहा कि इसमें कह रहा है कि भारत में किस उद्योग के विभाजन के बाद सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था दोस्तों। तो यह पड़ा था आपका कपास और जूट पे।
जूट और कपास का अधिक बुरा प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 14 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक राज्य जो कर्क वृत्त भेद नहीं हो रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहां कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने है उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं होकर गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आपका है दोस्तों। मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, मिजोरम है। टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कहाँ से मिलते हैं। अनेक कोयला क्षेत्र दोस्तों कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, कावेरी घाटी से, कृष्णा घाटी से, गंगा घाटी से, दामोदर घाटी से। तो भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कहाँ से मिलते हैं, यह हमसे पूछा तो यह हमारा पूछा जाता है, बताया आंसर है दामोदर घाटी से। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र जो है दामोदर घाटी से पाए जाते हैं। ठीक, जिसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है, दामोदर घाटी को रूर प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, अर्थव्यवस्था जो हमारा अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। इसमें 16वां नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता या फिर औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या कृषि विकास। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था दोस्तों, इसका उद्देश्य था कृषि विकास। ऑप्शन डी हमारा होगा कृषि विकास। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कब से कब थी, सभी को पता होगा। 1951 से लेकर शुरुआत ही हुई थी, 1951 से लेकर 56 तक हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी। हैराल मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, और इसका उद्देश्य जो था कृषि विकास करना था। और इसमें जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास नदी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना का विकास किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 17 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई थी। सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई थी किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं में, 10वीं या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों, इसका कार्यकाल कब से कब थी, यह 1992 से लेकर 1997 तक थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, 1992 से लेकर 1997 तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि खाली स्थान दिया है जो है, किसका उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन जिसे DMF द्वारा अर्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना। कह रहा है कि किस योजना के उद्देश्य दोस्तों, योजना ऑप्शन में दिया गया, किस योजना के उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। तो किस योजना के तहत, ऑप्शन आपके सामने है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल व्यापार या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के तहत। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि चलैया समिति किस क्षेत्र के जांच हेतु गठित की गई थी। चलैया समिति किस क्षेत्र के जांच हेतु गठित की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, केंद्र राज्य संबंध, औद्योगिक रुग्णता या फिर कर या फिर बीमा के लिए। तो चलैया समिति का जो गठन किया गया था जांच के लिए, यह कर समिति के लिए किया गया था। किसके लिए, कर प्रणाली के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS
जो है आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? तो बैंकिंग प्रणाली में जो है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न जो है आपका भारतीय जो है संविधान से क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया है, कि प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द जो समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष, कब किए गए थे दोस्तों? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में जो शब्द उपयोग किए गए हैं, कब किए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जो कि मूल अधिकार पहले से थे, मूल प्रस्तावना में पहले से दोस्तों। एक मिनट, कह रहा है कि मूल प्रस्तावना में पहले से भाग में थे, या फिर 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं दोस्तों, यह जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और यह कब संशोधन हुआ था? यह हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है, कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है दोस्तों? जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाना, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, या सी ऑप्शन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, या फिर कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रयोजन है दोस्तों, इसका सही अर्थ होता है कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? 2 सत्र के बीच में अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? 6 माह का, 3 माह का, 2 माह का, 1 वर्ष का। तो 2 सत्रों के बीच के जो समय होता है दोस्तों, यह 6 माह का अंतराल होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 6 माह का अंतर होता है। अगले इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है दोस्तों। अयोग्यता से संबंधित है, कौन सा संविधान संशोधन है? ऑप्शन आपके सामने है, 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 62वां या फिर 32वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, यह 52वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायती राज की संरचना है। पंचायती राज की संरचना क्या है दोस्तों? जिला पंचायत, फिर उसके बाद ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा, या फिर खाप पंचायत, फिर जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे ऊपर में सबसे पहले आता है जिला पंचायत, उसके बाद आता है ब्लॉक पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, तब उसके बाद ग्राम सभा आता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए सही है। पहले जो है हमारा जिला पंचायत आता है, उसके बाद ब्लॉक पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, उसके बाद जो है ग्राम सभा आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, कि मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है दोस्तों? जो स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी, या फिर 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, या 0 कैलोरी। तो मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में जो ऊर्जा होती है दोस्तों, यह 5 कैलोरी होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 5 कैलोरी। अगले प्रश्न की बात करें, तो 37 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, नाभिकीय
विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव जो है सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग को होता है दोस्तों? कह रहा है कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है दोस्तों? आँख पर, फेफड़े पर, त्वचा पर, अस्थि मज्जा पर। यह होता है सबसे पहले आँख पर होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 28 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो दांत के डॉक्टर हैं वह किस दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बायोफोकल दर्पण या फिर समतल दर्पण का? तो जो दांत के डॉक्टर होते हैं दोस्तों यह जो उपयोग करते हैं अवतल दर्पण प्रयोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन है? मूल कण कौन है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन है? तो परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो मूल कण होते हैं दोस्तों यह आपके हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से हमारा हिंदी शुरू होता है दोस्तों। हिंदी के प्रश्न हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विधवा शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? विधवा शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? विदुष होता है, विधुर होता है, विदुषी होता है, विद्वान होता है। तो विधवा शब्द का पुल्लिंग शब्द जो होता है दोस्तों विधुर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, विधुर होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? पहला ऑप्शन कह रहा है कि जीवन की त्रादसी है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे नहीं मिलता है। बी ऑप्शन है कि यह जीवन की गंभीरता है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता है। हमको तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। यह जीवन की विडंबना है कि जो व्यक्ति चाहता है उसे वह नहीं मिलता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि बलवान के जो है अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो दोस्तों? त्रास होता है, दंड होता है, आतंक होता है या अत्याचार होता है? बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो आतंक कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, आतंक। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 39 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्युपकार पूछा है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद करेंगे। प्रत्युपकार का प्रति प्लस उपकार होता है, प्रति प्लस उपकार। अब इसमें दोस्तों उ मिला है और इधर से ई मिला है। ई और उ मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? ये कौन सी संधि है? यह यण संधि है। और अक्सर हमने बताया कि दोस्तों जहाँ या से पहले कोई भी जो व्यंजन आधा आता है तो वहाँ यण संधि होती है। तो क्या होगा इसमें? यण संधि आपका सही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, यण संधि है प्रत्युपकार में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि जहर का घूंट पीना अर्थात मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना या फिर असहाय स्थिति को भी सह लेना या कठिन काम करना। तो जहर का घूंट पीना अर्थात जो होता है हमारा असहाय स्थिति को भी सह लेना। ऑप्शन तीसरा या ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला में जो है कह रहा है कि दुर्गापुर और भिलाई राउरकेला में हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी?
भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में जो इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी में, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी या फिर छठी में? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जो हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी दोस्तों, यह आपकी की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। बात करें अगर भिलाई जो है इस्पात किसके सहयोग से लगाया गया था? भिलाई लगाया गया था रूस के सहयोग से। किसके? रूस के। और दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर जो लगाया गया था दोस्तों, यह यूके के सहयोग से लगाया गया था। किसके? यूके से। और बात करें राउरकेला तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। किसके? जर्मनी के। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 62 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्री परिषद जो है निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, प्रधानमंत्री के या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? यह लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति होते हैं। अनुच्छेद 75 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद जो है आपके 75 में कहा गया है यह बात। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 63 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर का जो किला है किसने बनवाया था? अकबर, राजा मान सिंह थे, उदय सिंह द्वितीय थे, महाराणा प्रताप से। तो आमेर का जो किला दोस्तों, आमेर का किला कौन बनवाए थे? तो राजा मान सिंह बनवाए थे। आमेर के किला को किसने बनवाए थे? राजा मान सिंह। आमेर का किला है कहाँ दोस्तों? यह है आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बैरन द्वीप जो है, इसमें है कि बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बैरन द्वीप जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश में है? इटली में है, ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में या फिर पाकिस्तान में? तो बैरन द्वीप आप सभी को पता होगा दोस्तों, यह भारत में है। कहाँ है बैरन द्वीप? भारत में, अंडमान निकोबार में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? ऑप्शन आपके सामने है CF यल लैंप, या फिर ऑटोमोबाइल बैटरी, या फिर डी ऑप्शन बहुलक है, या फिर उसके बाद है डीजल इंजन। तो इसका सही आंसर जो होगा डीजल इंजन है। ऑप्शन डी, डीजल इंजन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? भूजल प्रदूषण, या फिर जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर जलवायु परिवर्तन? तो जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 68-67 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक हो तो वहाँ प्रायः होता है। अगर किसी जलाशय में जो है BOD का मान अधिक होता है तो वहाँ क्या होता है दोस्तों? वहाँ प्रायः जो होता है बहुत प्रदूषित होता है। क्या होता है? बहुत प्रदूषित। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, 68 नंबर का प्रश्न है। इसमें मिलान करना है दोस्तों। खिलाड़ी दिए गए हैं, उनके खेल दिए गए। चेतन आनंद किससे संबंधित है? तो चेतन आनंद जो है बैडमिंटन से संबंध है इनका। चेतन आनंद का बैडमिंटन से है। विराट कोहली तो सभी लोग जानते हैं क्रिकेट से हैं। सानिया मिर्जा भी टेनिस से हैं। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा किस ऑप्शन में है दोस्तों? पहले का दूसरा में मिलेगा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा ऑप्शन ए में ही दिखा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा कि मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है?
मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लास्ट प्रश्न यह है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम वीरप्पा मोइली हैं, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं, डॉक्टर अश्वनी कुमार हैं या एम पी वीरेंद्र कुमार हैं? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक जो हैं दोस्तों, यह आपके हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। ऑप्शन बी हमारा होगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ठीक, हमारा क्वेश्चन जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।